देखिए यह सवाल पूछने या लिखवाने का मकसद क्या है, 2019 के प्राइमरी में टेलीग्राम देखे हैं सब लोग, टेलीग्राम पे सुबह में एक फोटो भेजे हैं, सवाल भेजे हैं, सवाल देखिए क्या था, सवाल था देखिए सवाल था, यही सूची बनाई गई थी। देखिए सवाल बोल रहे हैं, सबके पास टेलीग्राम पे होगा ना, सुन लीजिए। सूची 2 बनाई गई थी, जैसे हमने कूट लिखा है ना, एकदम सेम कूट ही आपको दिया था। पहला ऑप्शन लिखा था ब्रूनर, दूसरा ऑप्शन है आशुबेल, तीसरा है ग्लेजर और चौथा है गार्डन। यह 4 ऑप्शन इधर है, उसके ठीक सामने 5 ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, दूसरा दिया है साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, तीसरा दिया अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, चौथा दिया संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान और 5वां दिया परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। यह आपके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। सबके पास फोन है, उसमें यह सवाल जो है यह भेजे हैं सवाल टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग नहीं ऐड हैं कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं ना, तो मेरा चैनल है RK एंड RJ होगा। देखिए RK एंड का सिंबल बनाइएगा और RJ क्लासेस टेलीग्राम पे जब सर्च करेंगे आप तो आ जाएगा, वहीं पर आपके ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का, ज्वाइन हो जाइए और ये सारे भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे जो भी भेजते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए उसमें मिलाने के लिए कह रहा है। ब्रूनर पढ़ चुके हैं आप लोग, नहीं पढ़े आगे पढ़ना ही है। ब्रूनर का संबंध संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से होता है, आशुबेल का संबंध अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। यही बात हम आज अभी आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ग्लेजर पढ़ेंगे। देखिए महात्मा गांधी का मुख्य रूप से है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसका है, लेकिन महात्मा गांधी के सहयोग में ग्लेजर ने क्या किया था, अनुदान मतलब अपना सहयोग दिया था, इसीलिए इसका नाम ग्लेजर ऐड कर दिया है। आगे जब हम शिक्षण विधि पढ़ाएंगे तो आपको ग्लेजर वाली बात को हम क्या करेंगे, लिखवाएंगे। गार्डन का पढ़ेंगे साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, यह व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, व्यक्तित्व चैप्टर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल अभी आशुबेल को लिखवाने का यही मकसद है। 2019 में सवाल पूछा है तो हो सकता है अगले सेशन में आपको यह आशुबेल सवाल क्या करे, उठा दे, इसीलिए आशुबेल का हम सिद्धांत क्या करेंगे, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा, सिद्धांत लिखिए, हेडिंग लिखवा चुके थे फिर भी लिख लीजिएगा। डेविड आशुबेल के, डेविड कोई बात नहीं, नाम आप आशुबेल भी लिख सकते हैं। आशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। या देखिए या का मतलब इनके और भी सिद्धांत के नाम है। अगली कंडीशन, कुछ जगहों पे आपके YouTube पे या कहीं किताबों में अधिगम के अंतर्गत दिया है, जबकि यह अधिगम की बात करते हैं लेकिन किसके प्रतिपक्ष, विकास में। हम भी अधिगम में लिखवाएंगे लेकिन यह अधिगम में नहीं पढ़ेंगे, इसको कहाँ पढ़ना है, विकास में पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखिए, इसी के सिद्धांत का है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को आपको अभी हाल ही में एगो नेट की परीक्षा होती है, इंटरनेट की नहीं, नेट की परीक्षा होती है। नेट की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था, जो शिक्षा शास्त्र से दिया था। शिक्षा शास्त्र का हिस्सा होता है, मैं बताया हूँ कि मनोविज्ञान टोटली किस पे डिपेंड है, एजुकेशन पे है, शिक्षा शास्त्र पे डिपेंड है। तो यह मीनिंग वर्बल लर्निंग थियोरी के नाम जानते हैं, मीनिंग वर्बल थियोरी ऑफ लर्निंग, मीनिंग वर्बल थियोरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, या यही जो पूछा गया है 2019 टेट में, अग्रिम व्यवस्थापक या संगठक शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान, इसकी अंग्रेजी होती है
एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है? अग्रिम, ठीक है ना। नहीं बोलते हैं कि एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, नहीं, अब होली ना है, एडवांस होली, इसका मतलब कि होली से पहले ही हम क्या कर दिए हैं? बधाई दे दिए। तो बधाई देना पहले रंग फेंक के बोलिए एडवांस हैप्पी होली, ठीक। ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल, ठीक है। या सार्थक संप्रत्यय विकास का सिद्धांत, इतनी बात आप मेंशन कर लीजिएगा। चारों में से यही वाला सवाल यूपी टेट 2019 में पूछा गया था, ठीक है ना। डेविड आशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम मीनिंग वर्बल थियोरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। अगला आपका है अग्रिम व्यवस्थापक या संगठक शिक्षक शिक्षण प्रतिमान, इसे हम बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। देखिए व्यवस्थापक नहीं बोलते हैं कि यहाँ के व्यवस्थापक हैं जो कार्यक्रम संचालित कर रहा है, उसी को ना बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग ऑर्गेनाइजर है। बात समझिए ना, उसी को हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्द में? संगठक। यही सवाल दे दिया था, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। संगठक का मतलब क्या? संगठक का मतलब क्या होता है? उस संरचना का गठन करने वाला कौन होता है? ऑर्गेनाइजर होता है, ठीक है ना। अगला है सार्थक संप्रत्यय विकास का सिद्धांत। यह सभी नाम है आशुबेल के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कोई दिक्कत? यह नाम क्यों पड़े, इस बात को समझने के लिए इनके सिद्धांत के अवस्थाओं या क्रम को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक। बोलिए क्या करिए आप, बोलिए, ठीक है ना। इतनी बात के बाद अगला हेडिंग लिख लीजिएगा। अगला, हाँ सुनिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या है इनके सिद्धांत में, जैसे आप बाकी सिद्धांतों में पासवर्ड पढ़े हैं ना, जैसे नैतिक विकास में आपने पढ़ा था नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा, ऐसे इनके सिद्धांत को समझने के लिए आपको सबसे पहला समझेंगे संप्रत्यय, ठीक है ना। दूसरा बात समझेंगे, सॉरी, संप्रत्यय के बाद अगली बात समझेंगे सिद्धांत, और तीसरी बात समझेंगे विचार। और यह तीनों बात जो होती है वह किस तर्क पे डिपेंड होती है? निगमनात्मक तर्क। यह बात कहते हैं आशुबेल। यही इनके सिद्धांत का 3 पासवर्ड है, आगे आपको अवस्था बता रहे हैं। पहला क्या लिखा गया है? संप्रत्यय, ठीक है ना। संप्रत्यय की अंग्रेजी बता चुका हूं आप लोगों को। इस बात को आप मनोवैज्ञानिक शब्द में संप्रत्यय समझते हैं, लेकिन अंग्रेजी होती है क्या? कंसेप्ट। और कंसेप्ट जो होता है कब समझ में आएगा? जब समझ में आएगा तो जानते हैं क्या करेंगे आप? निगमनात्मक तर्क। निगमन विधि पढ़े सब लोग? निगमन विधि किसको कहते हैं? जो नियम से, नियम कब आप समझेंगे? जब आप क्या जानते रहेंगे? बिना कंसेप्ट के बच्चे को नियम समझा नहीं पाएंगे। कंसेप्ट से पहले क्या होता है? उदाहरण ना। तो उदाहरण बच्चे के लिए क्या होता है? आगमन विधि में आता है उदाहरण से, और नियम से उदाहरण जाएंगे तो बच्चे को क्या बताना है? उसके बाद संप्रत्यय जब बना लेगा तो क्या बताएंगे उसे? सिद्धांत। और सिद्धांत जो होता है उसी सिद्धांतों पर अपने विचारों क्या करता है? प्रस्तुत करने की बात कहता है। यह बात कौन कहते हैं? इसीलिए इनके सिद्धांत को हम अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। किसी बात का अर्थ तभी समझ या समझा पाएंगे जब उसके संप्रत्यय, सिद्धांत और विचार को जानते रहेंगे। एक दिन आप चाहेंगे कि आए क्लास में और मनोविज्ञान के हर पहलू को पढ़ के चले जाएं, संभव है? उसके लिए आपको वहां पर क्या पढ़ाना पड़ेगा? संप्रत्यय के बाद और सिद्धांत के बाद क्या? सबसे पहला होता है विचार। सबसे अंतिम पॉइंट क्या होता है? अगर विचार नहीं आया, आपको बता चुके हैं संप्रेषण के दौरान विचारों का ही क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इस तीनों बात जो होती है वो किस तर्क को जन्म देती है? निगमनात्मक तर्क को जन्म देती है। इसके बाद आप हिंट डाल लीजिएगा कि अपने अध्ययन में 4 अवस्थाएं दिए हैं। अपने अध्ययन में 4 अवस्थाएं दिए हैं।
ठीक है, 4 अवस्थाएं दिए हैं। हाँ ठीक बोल दे रहे हैं, 4 अवस्थाएं लिख लीजिए, कुछ बहुत विशेष नहीं बोले हैं। अपने अध्ययन में इन्होंने 4 अवस्थाएं दिए हैं। 4 अवस्थाओं को याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, थोड़ा नया है इसलिए आप बस आर्यम और आरडी याद कर लीजिएगा। आर्यम आरडी, ठीक है ना। कहां से आया है बता रहे हैं। पहली अवस्था लिखिएगा रट कर, हाँ रट कर सीखना। रट कर सीखना को अंग्रेजी में बोलते हैं रोट लर्निंग। दूसरा लिखिएगा, अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम में लिखिएगा, इसकी अंग्रेजी होती है मीनिंगफुल लर्निंग। तीसरी बात लिखिएगा अभिग्रहणात्मक अधिगम। इसका होता है रिसिप्टिव लर्निंग। और चौथा लिख लीजिएगा अन्वेषण या खोज अधिगम। इसको बोलते हैं डिस्कवर या डिस्कवरी लर्निंग। क्या निकल के आ गया? आर्यम आरडी आ गया ना। आर्यम आरडी एक बार अभी दोहराएंगे, साथ साथ सब चीजें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक, फोन आ रहा था, अब पीछे बढ़ा दीजिए मोबाइल, पीछे बढ़ा दीजिए, जिसका होगा ले लेगा, पीछे बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए डेविड आशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, डेविड आशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं। ठीक है ना। 4 अवस्थाओं में कुल 4 बिंदु हैं आपके। पहला आपका है रट कर सीखना, दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम, तीसरा है अभिग्रहणात्मक अधिगम और चौथा है अन्वेषण या खोज अधिगम। ठीक है ना, समझिए इसका सबका मतलब क्या होता है। देखिए आशुबेल का सिद्धांत बीच में विलुप्त होने का कारण यही था, क्या? रट कर यही बात दिए थे इसीलिए, लेकिन बाद में यही 2 दिए थे बस। बाद में इनका क्या, अभी मरे नहीं है, समझिए नहीं है, जिंदा है। आशुबेल अभी है धरती पे, तो उन्होंने संशोधन किया और संशोधन करके क्या कर दिया, यह 2 बात मेंशन कर दिया, अभिग्रहणात्मक और दूसरा अन्वेषण। और यही से फिर यह बात आ गई चर्चा में और हम लोग क्या करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। आपको पता है एनसीएफ 2005 का क्या मतलब है? उसमें लिखता है रटने पर जोर देता है कि रचनात्मक पर जोर देता है? तो रचनात्मक पर जोर देता है, रटने पर जोर। यही बात खत्म हो गई थी कि रट कर सीखना, यह बात वर्तमान के सदियों में क्या है, लेकिन कुछ बच्चे इस बात को जोर देते हैं ना उस बात पे। इसके पहले देखे थे, अब मैं बताया हूँ, हाई स्कूल का एग्जाम जो होता है बच्चा क्या करता है, टोटली रट के एग्जाम पास करता है, जबकि अपर की परीक्षाओं में रट कर बच्चा पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन्होंने नाम दे दिया था क्या, रट कर। किसी भी तथ्य को कंठस्थ याद कर जब हम किसी बात को समझेंगे बताएंगे तो वह क्या होता है, रट कर सीखना। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रोट लर्निंग के नाम जानते हैं। यहीं से क्या निकल के आ गया है, आर। बात समझ गई ना। अगली बात देखिए क्या लिखा गया है, अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब मीनिंगफुल। अब आपको जब रट कर बात खत्म करेंगे तो क्या सीखना पड़ेगा आपको, अर्थ। जैसे आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, भले कहा जा रहा है, यह बात आ गई है, लेकिन भी जानते हैं क्या किए हैं साहब, रटने पर जोर दिया गया है। उस बच्चे को रटा हुआ है 79, 78, 77, ऐसे रटा हुआ बच्चा ना, उससे कह दीजिए बाबू 77, 78 तन लिख के दिखा दो, तू कहेगा कि बात ऐसे नहीं। उसको आप
77 को क्या बोला जाता है, तब आप कहेंगे 77। बोले ऐसे ना बोलना चाहिए, ऐसे बोले, इसलिए कि बच्चा क्या किया है। और हम क्या, आप अगर नहीं दोनों बात बताना है तो क्या बताना पड़ेगा आपको, अर्थपूर्ण। बात समझिए ना। ऐसे ही देखिए छोटे बच्चे, जैसे आप लोग देखे होंगे वर्तमान में इसका प्रत्येक बच्चे नहीं जान रहे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यही बात आके कोचिंग में जानना पड़ता है। बात समझ गई। जैसे आपको स्थानीय मान और जाति मान जानते हैं, मैथ में बताया जाता ना, एक सवाल फिक्स अंकगणित में आता है, तो स्थानीय मान, जाति मान तभी निकाल पाएंगे जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जानेंगे तभी ना। इसीलिए पहले जब हिंदी होती थी, हिंदी में गिनतियां, तो ऐसे पढ़ते थे हम लोग, एक ही इकाई, दुई इकाई, अपने पकाई दूसरे खियाई, ऐसे हो जाता था। लेकिन जब देखेंगे 9 इकाई तक पढ़ते थे ना, सही, लेकिन 9 इकाई के बाद जब पढ़ते थे तो 10 पढ़ते थे, 9 1 10, ऐसे पढ़ा जाता था। 9 1 10, 1 दहाई 0 इकाई, ऐसे पढ़ते थे ना। ऐसे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा का प्रत्यय नहीं। जैसे कभी आप देखेंगे दिवाली के समय में दिए जब हम लोग खरीदते हैं, तो दिया बेचने वाला व्यक्ति आता है तो कहता है कि 20 रुपया 30 रुपया सैकड़ा। उसका मीनिंग तभी जान पाएंगे जब सैकड़ा दहाई जानेंगे तब। सैकड़ा का मतलब 30 या 40 में 100 दिया देगा वो। बात समझिए ना। आप किसी दुकान पे जाते हैं, कहते हैं 20 रुपया दर्जन, एक मतलब 20 रुपया किलो नहीं वो कह रहा है, एक दर्जन में 12। इस तरीके का प्रत्यय जानने के लिए आपको रटेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्या जानना पड़ेगा, अर्थपूर्ण अधिगम की बात करते हैं, क्या जानना पड़ेगा, और मीनिंगफुल से क्या निकल के आ गया है, एम। अब बात करते हैं क्या, देखिए अभिग्रहणात्मक अधिगम मतलब क्या होता है, रिसेप्शन जानते हैं ना, रिसेप्शन की सामान्य हिंदी होती है पूछताछ केंद्र। जैसे आप कोचिंग में आते हैं तो वही जगह बैठे रहते हैं सीधे साधे से, ठीक, हाँ, गोलू मोलू से हैं, मान लीजिए बैठे रहते हैं, तो वो देखेंगे तो बैठेंगे तो आप तो समझाते हैं कि फीस तो पहले दिन फीस थोड़ा मांगा जाता है, ऐसे कोचिंग को बदनाम मत करिए आप, ठीक है। तो पहले दिन वो कहा जाता है कि ऐसा है कि डेमो, हाँ, तो डेमो स्लिप लेंगे, जाएंगे, पूछेगा वो। जैसे एक दिन रिसेप्शन में आया व्यक्ति, पूछ रहा है कि आपके टीचर जो पढ़ाते हैं उनकी डिग्री क्या बताइए, ठीक। तो वो बोले कि डिग्री तो हमें नहीं पता है, फिर भी आप चाहें तो क्लास लेके देख सकते हैं कि डिग्री उनकी क्या है, ठीक। तो मैंने, हम संजोग से थे, हम कहा नहीं जानते, हम चुप रहने वाले इंसान नहीं है, तो बोल दिए कि अच्छा ये बताइए कि आप डिग्री मायने रखती है कि आपको जो तथ्य है वह समझने योग्य मायने रखता है। मैं बोला भी था कि अभी यहाँ पे मैं एक प्रोफेसर को बुलाऊं, अभी ना कि हम पढ़ा लिखा लाए, ठीक है, कहने का मतलब अगर अच्छा आ गए क्या, बोले भी नहीं है आप, इसी को कहा जाता है बेवफा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो कोई प्रोफेसर है, मान लीजिए प्रोफेसर आके यहाँ पढ़ाने लगे ना, आप उस बात को थोड़ी कंपटीशन में प्रोफेसर की बात को आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, उसको बोलेंगे कि पढ़ा रहे, नॉलेज तो है लेकिन समझा, इसलिए कि वह प्रोफेसर का मतलब कि वो पूरा बतिया को चीड़ फाड़ करके बताएगा, और आप उतना ही जानना पढ़ना चाहते हैं कि जितना हमारे एग्जाम में आए और एग्जाम में क्या हो जाए। तो इसीलिए बोलता है एक कंपटीटर ही कंपटीशन की बात को बेहतर से क्या कर सकता है, समझा सकता है। इस तरीके से तर्क होता है। डिग्री अपने जगह होती है, मायने रखी जाती है, सबसे मायने रखता है एक्सपीरियंस, कि आप किसी बात पर कितना है और उस कंडीशन में आप हैं कि नहीं, यह भी मायने रखता है। मैं बोला अभी था, शिक्षण का पोर्शन वही पढ़ा पाएगा या वही जान पाएगा जो वास्तव में शिक्षण किया है या कराया होगा। नहीं तो आप नॉर्मल कोई पढ़ाने आता उसे बस बोलिए कौशल क्या होते हैं, तो वही बनाएगा जो कुशल मंगल पूछल जाला, हाल चाल वही कौशल कहल जाला, ऐसा नहीं ना है। वही बात है यहाँ पर, अर्थपूर्ण अधिगम होता है किसी बात को रटने पर न जोर दे, क्या समझिएगा, अर्थ के बाद आ गया क्या, अभिग्रहणात्मक अधिगम, रिसिप्ट करना किसी बात को। जब से हमारे यहाँ आए तो हम आपसे कोई बात पूछते हैं तो मैं बताता हूँ ना, और बताते हैं तो आप तुरंत क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, घर पे जाके अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं। जैसे मैं देखता हूँ एसएससी या पुलिस में जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे कुछ बच्चे जानते हैं, थोड़ा सा आप लोग अप हो गए, माइंड थोड़ा सेटअप हो गया, मैच्योरिटी अच्छी खासी आप लोगों के अंदर आ गई है। उन बच्चों में मैच्योरिटी थोड़ी कम होती है, तो सोचते हैं सब कि सर जी के कॉमन सवाल पूछ के फंसाएं,
बात समझ गई ना। तो तुरंत मोबाइल से क्या करते हैं सब, सर्च करते हैं सब, आज सर्च करके बताते हैं सब। तो हम जानते हो मास्टर को ऐसा नहीं, वो मोबाइल तो हम वो मोबाइल लिए रहते हैं, हम वो निकाल कर सर्च कर देते हैं। बात समझ गई ना। तो वही बात है वहां पे कि क्या होता है वहां पे बताइए, अन्वेषण, खोज, अधिगम का, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी लर्निंग कही जाती है। ठीक, तो वही यहाँ पे रट कर, अर्थपूर्ण, अभिक्रमात्मक या अन्वेषण, यहीं से निकल के आता है आपका आर, एम, आर और डी। समझ गई बात। चलिए, आशुबेल ने आधुनिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने स्तर दिए हैं, 4। पहला रट के सीखना, दूसरा अर्थपूर्ण, तीसरा अभिग्रहणात्मक अधिगम और चौथा अन्वेषण अधिगम। यह 4 याद कर लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा नया है, इससे सवाल तो नहीं। फिलहाल जो चारों आपके नाम लिखवाए हैं ना, यह नाम जरूर आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में आशुबेल को पूछा जा रहा है, बात समझिए ना। इसलिए जैसे मैं बोला भी था ना, जैसे अब वर्तमान में नई चीज आ रही, तो नए चीजों को सवाल में क्या किया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है। तो इस बात को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह था आपका विकास का सिद्धांत। कौन सिद्धांत, विशिष्ट सिद्धांत। विकास के विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत में आपको टोटल मैंने 8 सिद्धांत पढ़ा दिए हैं। क्या नहीं समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना। तो हमने टोटल आपको हम कितना सिद्धांत पढ़ा दिया आपको, टोटल 8 पढ़ा चुके। 8 में से आपके सुपर टेट में कुल मिला के आपको 4 नंबर का एग्जाम में आएगा। बात समझिए ना, ये हम मैक्सिमम बता रहे हैं, सवाल कम से कम भी पूछ सकता है। इसलिए कि पूरा बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो कितना नंबर आएगा, 10 नंबर आएगा। यूपी टेट नहीं है, सी टेट, सॉरी सुपर टेट पढ़ रहे हैं। सुपर टेट में प्रत्येक सेक्शन से 10-10 नंबर का आता है, जबकि यूपी टेट और सी टेट में कितना नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है। उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे आप लोग। मिटा दो इस बात को, कोई पूछना है इसमें। चलिए, इसके बाद आपका जो टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ेंगे क्या है बताइए, मूल प्रवृत्ति। क्या है मूल प्रवृत्ति की अंग्रेजी क्या होती है, नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है ना। देखिए नाम क्या लिखे हैं यहाँ पे, नेचुरल। नेचुरल की हिंदी अब तक यही जानते हैं आप लोग, प्राकृतिक पढ़े हैं ना। जैसे आप सभी लोग वर्तमान में युवा हैं कि नहीं, कोई ऐसा जो युवा नहीं समझता अपने आप को, और अच्छा कि बाबू, हम बाबू आओ ना, ठीक। तो वही है मूल प्रवृत्ति, नेचुरल टेंडेंसी, माने अपने मम्मी के बाबू ना, हम ओकर बाबू है। चलिए आगे देखिए, ठीक होता है नेचुरल टेंडेंसी, मूल प्रवृत्ति, ठीक। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि जो प्राकृतिक प्रेरणाओं या जन्मजात, इसे लिखवाए होंगे आपको, जो प्राकृतिक प्रेरणाओं या जन्मजात प्रवृत्तियों के आधार पे, जन्मजात प्रवृत्तियों के आधार पे जो जन्म लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए मूल प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या लिखवाए हैं, ये लिखवाए हैं कि जो कार्य बालक जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यहां से अभी हाल ही में जो टेट हुआ उसमें आपको 2 नंबर का सवाल, और हर बार आप उठा के देखिएगा 2 या 3 नंबर का, 1 नंबर का एकदम श्योर है, फिक्स है कि एग्जाम में आता है। और सवाल क्या आता है, मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक कौन है। पहला सवाल यही बनेगा, एकदम जबान पे रट जाइएगा, विलियम मैकडूगल। क्या है, विलियम मैकडूगल। बात समझिए ना, ठीक। विलियम मैकडूगल, इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक क्या है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है ना। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक किस सन में लिखी गई थी, 1900 सॉरी 4 में तो पौलाव है,
1908 में यह पुस्तक विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई और इसी पुस्तक का विमोचन या पढ़कर क्या दिए थे, मूल प्रवृत्ति दिए थे। और मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी बताइए, मूल प्रवृत्ति की संख्या इन्होंने बताई है 14। कितना आसान याद करने का, एकदम रिलेटेड है। मायूस सूत्र कितने होते हैं, 14। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, एकदम सिंपल है। एक के साथ दो चीजें आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बिकॉज उनको समस्या होगी जो अंग्रेजी और उर्दू से पढ़े हैं, उनको 10 नंबर का संस्कृत पढ़ना है ना, तो उनके लिए समान रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे जोड़कर। मतलब मूल प्रवृत्ति संख्या कितनी है, 14। प्रतिपादक कौन है, विलियम मैकडूगल। तब तक बीच में एक जाने और कूद पड़े, व्यवहारवाद के जनक कौन आ गए, वाटसन महोदय। वाटसन आए, कहीं कहीं वाटसन, कहीं के जेबी वाटसन लिखा होगा। अब वाटसन कहते हैं कि कुछ संवेग भी होते हैं, क्या होते हैं, और कुछ संवेग जो होते हैं वह क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो कहा गया कि जब जन्मजात संवेग है तो इसका आविष्कार या उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तब पता लग गया कि मूल प्रवृत्ति से किसका जन्म होता है, संवेग का जन्म होता है। अगर मैकडूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 है तो संवेग भी कितने हो जाएंगे, 14 होंगे। अगर सवाल बनेगा कि वाटसन के द्वारा जन्मजात संवेग संख्या कितनी बताई गई थी, तब कितना बताएंगे, कितनी, 3। तीनों में से पहला, दूसरा, तीसरा, भय, क्रोध और प्रेम, ठीक है ना। भय, क्रोध और प्रेम, वाटसन ने संवेग जन्मजात जो बताया था वो भय, क्रोध, प्रेम बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तुरंत ही उसके अंदर जन्मजात संवेग पाए जाते हैं। भय माने होता है डर, क्रोध माने क्या होता है, गुस्सा, अब प्रेम माने क्या होता है, स्नेह। देखते होंगे, मैं बताया भी था, जब बच्चा जन्म लेता है तो माना जाता है साइंटिफिक रीजन एवं के आधार पे कि बच्चा अगर जन्म लेने के उपरांत अगर रोने लगता है तो माना जाएगा कि बच्चा स्वस्थ है। मानते हैं ना, मेडिकल साइंस यही कहता है। अगर इन केस कोई बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है तो उसको डॉक्टर या उसके चिकित्सक या उसके जो भी उसके देख रेख नर्स करते हैं, जो भी, उसको तुरंत पिंच करते हैं। पिंच का मतलब होता है सामान्य भाषा में छिकोटी काटते हैं। कभी कभी इन केस ना, अच्छा तो भाई या तो बच्चे को उल्टा लटकाया जाता है, जिसका सेंसेशन जब काम करे, जैसे मान लीजिए कोई आपको है, खूब जोर से काट लिया, कहते अरे नहीं बोलते हैं, लड़का क्या होता है, चिहुक जाता है, चिहुकता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, डर, और डर होता है लड़का तुरंत क्या रोने लगता है, चुप रहा। आगे क्या है, क्रोध। क्रोध जो होता है, देखते होंगे बच्चा जन्म लेने के उपरांत ही उससे जब बात करें, खिलाएंगे तो बच्चे भौहें सिकोड़ते हैं, नहीं सिकोड़ते हैं, कोई भाव सिकोड़ना तरह ऐसे करते हैं। इसका मतलब बाबू घुसिया था का, मतलब उसके अंदर क्या होती है, और कुछ बात बोलते हैं तो लड़का क्या करता है, हाँ हंसता नहीं है। जैसे आप लोग ही हंस देंगे तुरंत एक चमचा लग जाएगा, तुरंत क्रोध हो जाएंगे। रिंकी के पापा को लगा भी था। प्रेम, लड़का पर तो मुस्कुराता है, तो मुस्कुराता है, बात समझ गई। हम तो बाबू हैं क्यों का, ठीक है, ये होता है आपका। नहीं तो हमको वो बाबू ना, हमको सुनिए, हमको वो बाबू नहीं कहती, हमारे घर वाला खुद हमके बाबू कहेला। बात समझ गई। चलिए ठीक है, आज के इतना ही।